चलिए, अब हम लोग मूलतः काल देखते हैं। आइए, इससे पहले हम लोग शैव धर्म, ठीक है, भगवत धर्म और मगध साम्राज्य जो छठी शताब्दी में राजनीतिक दशा देखिए। अब हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य, देखिए नंदवंश, देखिए नंदवंश के शासकों ने घनानंद और मगध का वास्तविक स्थापक बिंबिसार। अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। कौन सा देखेंगे? मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। ठीक है मित्रों, मौर्य साम्राज्य। और इनकी जो सेशन था वो था 322 बीसी से 185 बीसी। इसमें गुप्तकाल भी लेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आते हैं। तो इसकी जो सत्ता पर जो आया, जो गद्दी पर बैठा, वो 321 बीसी आपको मिलेगा कहीं कहीं पे। तो ये भी हम लोग देखेंगे। आइए एक एक करके अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रशासन भारतीय साम्राज्य के स्थापित किया गया था। वो था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य के द्वारा विस्तृत क्षेत्र, अपने क्षेत्रों को बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र में फैलाया। और वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया? विलियम जॉनसन ने किया। किसने किया? विलियम जॉनसन ने। और कौन चीज के नाम से? सेंट्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में, किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है विशाखा दत्त के ग्रंथ में। ठीक है, कौन सी ग्रंथ में? विशाखा दत्त के ग्रंथ में। आगे देखते हैं मित्रों। कौटिल्य तत्व द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसे मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बुलंद बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे आते हैं। मेकिया वेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल मुख्य किससे निर्मित है? तो लकड़ी से। जो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है, वो किस चीज का बनाया गया हुआ है, निर्मित है? तो लकड़ी से। आगे आते हैं। सेल्यूकस के, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर सेल्यूकस द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, तो भारतीय राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको क्या किया? पराजित कर दिया। आगे आते हैं। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया को शासक एंटीयोकस को सिर्फ 3 वस्तुओं, मीठा मीठा मदिरा, कौन वस्तु? मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सुपिष्टि, इसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक को सुपिष्टि की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटिकस ने, ठीक है, एंटिकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया। इसको छोड़ के, दार्शनिक की छोड़ के। आगे कुम्हारन नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होती है? तो पाटलिपुत्र में। ये कहाँ है आपको? कुमार देवी कुमारक जो है वो कहाँ है? पाटलिपुत्र। आगे थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, देखिए सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार का राजमार्ग स्थापना किया था? तो वो था सम्राट अशोक ने किया था। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य के और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने किया था। किसने किया था? जस्टिन ने किया था। आगे थे। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसकी जो मौर्यकालीन तीर्थ मतलब अधिकारी था उसके बारे में। मौर्यकाल में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार उनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार संख्या उनकी कितनी थी? 18 थी। आगे आते हैं। जानना जरूरी है, बस याद करेंगे, ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको मेन काल ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना। मैत्री या पुरोहित इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री के तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज जो राजा के पुत्र होते थे, उत्तराधिकारी होते थे। सनिधता जो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष जिसको बोलते थे। सम्हार्थ कौन है? सम्हार्थ कौन हो गया? सम्हार्थ राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री का कर संग्रह। ठीक है, आगे आते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठता फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर जिसको कहते थे। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक सेना एवं संचालक नगर की रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेना अध्यक्ष या सर्वोच्च सेना कमांडर इसको कप्तान बोला जाता था। अंतर्वर्षी सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांती उद्योग धंधा एवं कारखाने का प्रधान को निरीक्षक अध्यक्ष होता था। जो उद्योग हुआ, व्यापार लगा, उसको क्या करता था? वो निरीक्षण करता था। उसी को क्या बोलते हैं? कर्मांतिक बोलते हैं। देखिए किसी भी इतिहास को अपने जीवन से जोड़िए,
और अपने गांव समाज से जोड़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी इतिहास रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आपको दिमाग में ये प्रश्न बना रहेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा उसको ये नहीं बना सकते। आते हैं प्रास्ता। प्रास्ता जो हुआ, ये प्रास्ता जो है राजकीय आज्ञाओं के लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला था। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। दंडपाल कौन था? दंडपाल, सैन्य सामग्री का दंडपाल। किसका बात कर रहा है ये? दंडपाल। ठीक है मित्रों, तो दंडपाल के बारे में आप देखेंगे। दंडपाल जो थे ये सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल कौन सा? दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, देखो दुर्ग अंदर, ठीक है, ये बात कर रहा है। सीमावर्तीय दुर्ग रक्षक रक्षक था। आठवीं, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, ये सब क्या था? सर्वोच्च अधिकारी था। आगे देखते हैं। द्वारिका, राजमहल का प्रबंध और देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। राजमहल जो द्वार पे खड़ा होता था। ठीक है मित्रों, दो भलाई के जैसे राजा महाराजा का जो अभी अकबर और जोधा देखिए उसमें द्वारपाल में आपको मिल जाएगा। नागर, नागरा जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्यकालीन अधिकारी, मौर्य कालीन अधिकारी वो दौस्तर का प्रमुख कार्य कौन सा था? मापतोल का, जो मापतोल का। ठीक है, आगे आते हैं। अशोक की बात कर रहा है। गुजरात, मास्की, नेत्र और उद्गोला, इन चार अभिलेखों में अशोक वास्तविक नाम का उल्लेख है। इस चार अभिलेखों में, ठीक है मित्रों, चार अभिलेखों में इसका वास्तविक नाम है अशोक का। अशोक का वास्तविक नाम उल्लेख है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या हमसे देखिए आपको है किस मौर्य दक्कन की विजय शासन प्राप्त की? दक्कन का विजय किसने प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे देखते हैं। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कहाँ पे था? पश्चिम भारत पर था। वो था रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेखों से। ठीक है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रावण बेलागोला चले गए। कहाँ चले गए? श्रावण बेलागोला कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है मित्रों, तो उन्होंने जैन वैधि से, जैन जैन जो जैन धर्म है, जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किया, उपवास किए। ठीक है, और वहां अपने जीवन को त्याग किया। आगे आते हैं। आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता है? देखो रज्जु, बायोलॉजी में इसको पुलिस बोलते हैं। जो रज्जु होता है जो आपको इंडिकेटेड करता है, तो उसी प्रकार से मौर्य शासन भूमि मापक अधिकारी था, जो अभी के डेट में उसको आप क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। क्या बोलिएगा? अमीन बोलिएगा, पटवारी बोलिएगा। जो आपके गांव समाज में अमीन क्या होता है? जो भूमि माप का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। आगे आते हैं। ब्राह्मणी लिपि के प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो वो है पत्थर की पट्टियों से। किससे की गई है? पट्टियों। ब्राह्मणी लिपि का उत्कीर्ण किससे? पत्थरों के पट्टियों से। ठीक है, आगे आते हैं। सम्राट अशोक का शिलालेख साहबगंज से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है। आगे आते हैं। अशोक अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक है। अशोक के अभिलेखों में जो मिला भाषा वो कैसा है? प्राकृतिक भाषा है। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। अब हम लोग थोड़ा क्या करेंगे? अशोक के अभिलेखों को खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। बस ध्यान दो, ससरी नजर से इसको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं। अशोक का अभिलेख, खोजकर्ता, वर्ष। धोली अभिलेख, किट्टो 1837 में। भावपुरी शिलालेख, कैप्टन बर्ड 1840 में। बराबर और नागार्जुन गुफा, हैरिकटन 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोकरा, कैप्टन कोरियर 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है, पैड्रिक टेपेंथ्रल, इन्होंने 1750 में। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए मानसेरा, ये कैप्टन ली 1889 ईस्वी। ठीक है, आगे आते हैं। क्लासी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट 1860 में। रमनुद्दीन फियर 1896 में। जोगढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख? जोगढ़ अभिलेख, सर वाल्टर इलियट 1885 में। गिरनार अभिलेख शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल डाट 1822 में। साहबगंज गढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, टी एस बर्ड 1834 में। ठीक है मित्रों, आगे मासिक अभिलेख, बेडेन 1915 में। निकालिक सागर फिरर 1895 में। आगे आते हैं। रामपुरबा करलाई 1872 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभ अरेड अस्टाइन 1905 ईस्वी में। ये सब क्या था? ये अभिलेख खोजकर्ता थे और ये साल दर साल अपनी खोज किया। किसका? अशोक के अभिलेखों की खोज करता था। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं।
अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? जैसे बौद्ध धर्म तो अपना लिए किसने? अशोक ने। लेकिन अशोक ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। देखो हिंदू धर्म में ताकत है भाई। आज हिंदू ही है जो हमारी राष्ट्र की पहचान है, हमारी देश की पहचान है, रियल आदिवासी है। जितने भी आप देखते हैं अदर कास्ट वो सब क्या है? विदेशी है, लेकिन उसका भी प्रमाण है, उनके भी साक्ष्य है। लेकिन हिंदू जो है वे ताकत है भाई। देखो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी वो हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, पता नहीं। आइए आगे। देवनापिये प्रियदर्शी, देवों के प्यार उपनाम से जाना जाते थे। अशोक जो थे देवों के प्यार थे, मतलब प्रियदर्शी थे। पर प्राक अशोक बिहारी ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से श्रीलंका के स्थित अनुराधापुर से मिलता है? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का अभिलेख किसने करवाया था? ये आपको इसको आईएमपी पूछने की संभावना रहता है। सारनाथ अभिलेख का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासन कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किया? अशोक किया। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भापरू स्तंभ राजस्थान। ठीक है मित्रों, भापरू स्थान राजस्थान में बताया। आगे आते हैं। ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। तो अब ब्राह्मणी लिपि लिखिए, ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। ब्राह्मणी लिपि में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? वो ब्राह्मणी लिपि में पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसप। कौन थे? जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप। आगे आते हैं। अशोक के किस अभिलेख से धर्म महापत्रों में नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें वृहत शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? पांचवी शिलालेख से मिलती है। गुजरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ मिलती है? दतिया जिले में। आगे आते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, किस काल में? मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किसी अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। किससे किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर जो किसी राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वो था सीता अध्यक्ष द्वारा कर। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश स्थित चांदी के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश से चांदी के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासक सुदूर देशों से, इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए, मौर्य राजवंश के शासकों के राजवंश के शासक के सुदूर देशों से सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। किसके साथ राजकीय संबंध था? तो सीरिया से मिस्र के साथ। ठीक है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? कालिंदी से। कहाँ से हुई है? काशी से। आगे आते हैं। प्रसिद्ध यूनानी, इससे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेघस्थानी भारत में किसके द्वारा दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है मित्रों, कौन आया था? तो बता दो, मेघस्थानी भारत में किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत था। जो मेघस्थानी था वो कैसा शासक था? तो वो राजदूत था यूनानी, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। अधिकार और विभाग, अधिकार और विभाग, मौर्य काल में जो अधिकार और विभाग था उसके बारे में जानेंगे। सीता अध्यक्ष कौन था? कृषि विभाग का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन था? कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकार रक्षक, अकार अध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष था। ठीक है। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान था। कौन था? मुद्रा विभाग का प्रधान था। आगे आते हैं। शुल्क अध्यक्ष व्यापारी कर का प्रधान था। मुद्रा रक्षक जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। संध्या अध्यक्ष जो व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष था। तो ये अधिकारी विभाग जो बनाया वो मौर्य काल में था, जो विभाग बनाया गया। कृषि विभाग बनाया गया, खानों का अध्यक्ष बनाया गया, मुद्रा विभाग बनाया गया, व्यापारिक विभाग बनाया गया, और पासपोर्ट विभाग बनाया गया, व्यापारिक विभाग बनाया गया। तो इस विभाग को आधिकारिक नाम से रखा गया। कृषि विभाग, सीता विभाग। ये सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आया है अभी तक तो वो आया है सीता विभाग। ठीक है मित्रों, कौन सा विभाग? सीता विभाग। तो आपको सीता विभाग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सीता विभाग को ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके सारी क्लास करेंगे। ठीक है, आगे मौर्य कालों में व्यापारियों के संगठन के बुद्ध समुत्थान और साम व्यवहारिक तथा व्यापारिक के नेता किसे था? सातवाह को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सातवाह को कहा जाता था।
ठीक है मित्रों। संभुत्व या समुत्थान और व्यवहारिकता तथा व्यापारियों की नेता कौन था? तो सातवाहन, जो व्यापार करता था किस काल में? मौर्य काल में। उस व्यापार के नेता को कहा जाता था सातवाहन। ठीक है, तो ये हम लोग देखें मौर्य काल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आते हैं, एनसीईआरटी की सार चल रही है अभी भी, एनसीईआरटी की सार सीरीज में है ये। आगे, गुप्तचर व्यवस्था, किसका व्यवस्था? गुप्तचर, जिसे गोपनीय कुछ रखा जाता था, सेक्रेटरी जिसको बोलते थे, का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिला गया है? तो वो है अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण का नवीन गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका में। किसका? इंडिका किसने लिखा? मेघस्थान ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय के किस धर्म का अनुयायी हो गया था? वो था जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला में। कौन था? तक्षशिला में। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के मध्य से संचालित करने का व्यवस्था सूत्रपात किस वंश ने किया? मौर्य वंश ने किया। किसने किया? मौर्य वंश ने किया। किसने किया? मौर्य वंश ने किया। मेघस्थानी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मेघस्थानी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 7 श्रेणियों में। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? मिस्र का। तुर्मई कहाँ का राजा था? मिस्र का। आगे आते हैं, अशोक मिस्र के शासक कौन? मिस्र के शासक 246 ईसा पूर्व में। किसकी? 246 ईसा पूर्व में टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक राजनयिक संबंध इसको तुर्मई कहा गया। क्या कहा गया? तुर्मई कहा गया। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया? तो वो था महाक्षत्रपी रुद्रा दमन या जूनागढ़ अभिलेख से। आपको जूनागढ़ अभिलेख या रुद्रा दमन याद रखना है। ठीक है। भाग एवं बलि किस प्रमुख स्रोत है? देखिए, भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत है? राजस्व के स्रोत था। किसका स्रोत था? राजस्व का स्रोत था। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। आइए, गिरिनाथ क्षेत्र में झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहा? गिरिनाथ क्षेत्र में झील का निर्माण किया था। ठीक है। कौशाम्बी, कौन सा? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरावकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। आगे आते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वीं शिलालेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन किस अशोक के किस शिलालेख में है? तो वह है 13वीं शिलालेख। किसमें की गई है? 13वीं शिलालेख में की गई है। आगे आते हैं, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो वो है सातवाहन। दक्षिण राज्य, देखो, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, ये राज्य इस हिसाब से फैलाया। आगे आते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न लीजिए, IMP, इसको भाई नोट कर लेना। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? तो बृहदर्थ। ठीक है। आगे आते हैं, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो रुद्रा दमन का गिरनार अभिलेख से। ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर था। ठीक है मित्रों, अलेक्जेंडर था। आगे आते हैं, अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? सेल्यूकस निकेटर से। सीरिया बेबीलोन, कहाँ के शासक था ये? सीरिया के था, बेबीलोन का था। आगे आते हैं, अशोक के पश्चात देव नापिय उपाधि किसने धारण किया था? दशरथ ने किया। इससे पहले देखिए, देव नापिय अशोक ने किया, उसके बाद कौन किया? तो दशरथ ने किया। आगे आते हैं, अशोक की उपाधि सो अशोक मास्की लघु शिलालेख से। अशोक का जो उपाधि है वो कहाँ मिलता है? स्रोत मिलता है तो मास्की लघु शिलालेख से। देव नाप्रिय प्रिय से, देवानी प्रिय से अशोक राज्य कहाँ से शुरू होता है? गुजरात लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य, देखिए अशोक मौर्य जो था रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रा दमन जूनागढ़ अभिलेख से। आगे आते हैं, प्रियदशा राजा रावण गुफा से लिखा गया। प्रियदसी राजा मगध बाबू पुराट लघु शिलालेख।
क्या प्रियदसी प्रिय ठीक है प्रियदसी प्रियदसी राजा जो था कंधार वृक्ष शिलालेख दीप वंश या महावंश इस स्रोत से मिलता है। अशोक वर्धन क्या है अशोक वर्धन किसकी बात कर रही है अशोक वर्धन किसकी बात कर रही है अशोक वर्धन ये कहाँ मिलता है पुराणों में। राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख से राजा अशोक देवनापिये उधोगुलम लघु शिलालेख से ठीक है। ये सब क्या था स्रोत था उपाधियां था उपाधि याद करने की जरूरत नहीं। आगे आते हैं आइए अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था तक्षशिला का तक्षशिला में किया कहाँ किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस समय प्राचीन में। आगे आते हैं अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों के समुच्चय व्यवस्था किन बिन बिन किए व्यवस्था किए बिना बिच्छू बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रदान किया था वो था कौटिल्य किसने था कौटिल्य था। आगे आते हैं खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है तो अरमाइक भाषा से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है अरमाइक भाषा से। आगे आते हैं कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मौर्य के पश्चात भारत का उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था बैक्टीरिया शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था सिक्कों का परीक्षण करना। रूप दर्शन किसकी बात कर रही है रूप दर्शक सिक्कों का अधिकार परीक्षण करना इसका काम था इसका रूप दर्शक का काम था। आगे आते हैं वो मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार। आगे आते हैं इस काल में चांदी और तांबे के सिक्का का उल्लेख मिलता है। इस काल में चांदी एवं तांबे का सिक्का उल्लेख मुद्रा की बात की गई है मौर्य काल में मुद्रा की बात की गई है तो चांदी एवं तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है वो है चांदी के सिक्के के 4 प्रकार है पंड अर्धपंड पाद और अष्टभाग। दूसरा तांबे की चांदी की बात था अब करेंगे तांबे के सिक्के में 4 प्रकार था माशक अर्धमाशक तांपनी और अर्ध। तो आपको याद कौन रखना है पंड ठीक है अष्टभाग से नहीं उसके बाद माशक। आगे आते हैं देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राज्याभिषेक में उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण का उस पर विजय प्राप्त किया था। कहाँ पे कलिंग पर आक्रमण किया था और उसी समय क्या है वो बहुत हुआ लाखों की संख्या में क्या हुआ मृत्यु हुआ बहुत सा घटना वहां होने के बाद वो क्या हुआ कलिंग युद्ध से वो युद्ध से कतरा। ठीक है मित्रों तो ये हम लोग देखें मौर्य साम्राज्य का मौर्य काल का। आगे हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल ठीक है कौन सा काल देखेंगे मौर्योत्तर काल। अब देखिए मौर्योत्तर काल क्या है ये भी जानना जरूरी है। लेकिन देखो अगर आप किसी शासक के बारे में उसका काल जाने वो कहाँ से क्या की अपनी राज्य पाठ कैसे चलाए तो ये भी जानना जरूरी है। इससे ये होता है कि आपको लिंक बन जाए ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल अभी देखेंगे क्या मौर्य काल अब देखेंगे मौर्योत्तर काल। आइए सिमु किस वंश का संस्थापक सिमु किस वंश का संस्थापक था तो वो सातवाहन का था। किस वंश के था सातवाहन के था ठीक है सातवाहन के था। आगे देखेंगे आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है तो मत्स्य पुराण से मिलती है। किस पुराण से मिलती है मत्स्य पुराण से मिलती है। आगे सातवाहनों की राजधानी कहाँ है अमरावती कहाँ है सातवाहनों की राजधानी कहाँ है आम्रवती ठीक है कहाँ है आम्रवती ठीक है मित्रों आम्रवती ध्यान रखना है आम्रवती। आगे आते हैं सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था तो गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था गौतमीपुत्र सतकर्णी कहाँ का श्रेष्ठ शासक था तो वो था सातवाहन काल का। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की इसका उपाधि धारण की थी वेंकट स्वामी का ठीक है। वेंकट नामक नगर का स्थापना भी किया वेंकट नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय था आश्रय कहा जाता है वेदों का आश्रय कहा जाता है। आगे आते हैं कुषाण शासक कनिष्का का राज्याभिषेक कब हुआ तो 78 ईसा पूर्व में इसी को शक संवत 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ किया गया इसी समय किसके समय कुषाण काल कनिष्क के समय में 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी इसी समय शक संवत कहा गया प्रारंभ हुआ। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों के किसने जारी किया था कुषाणों ने किया। किसने किया कुषाणों ने किया ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों के किसने जारी किया तो वो था कुषाण कौन थे कुषाणों ने। आगे आते हैं विक्रम में शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत कितने वर्ष का अंतर है तो देखो ये 78 ईस्वी है
और एक है 57 ईस्वी पूर्व। ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है या 78 ईस्वी कर रहा है, ठीक है। तो 78 ईसा पूर्व, अब ये 57 ईस्वी में। अब देखो यहाँ समझने की चीज है कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितने के हैं, 135 वर्षों के, ठीक है। कितने वर्षों के हैं, 135 वर्षों के अंतर। आगे आते हैं मित्रों, आगे देखिए, मौर्य के दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना, तो वो बना सतवाहन बना, ठीक है। आगे, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो वो था कनव वंश। किसने, था सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, वो था कनव वंश। कौन था, कनव वंश। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था, पान चाउ ने। कनिष्क को अगर पराजित करने वाले व्यक्ति के शासक थे तो वो थे पान चाउ ने। आगे थे, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, तो वो था कुषाण वंश का। किसका, कुषाण वंश का। किसका फैला था, कुषाण वंश का फैला था। आगे आते हैं, विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है, तो 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के साथ संबंधित है, छेदी नरेश से। किससे, छेदी, कौन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, छेदी नरेश से। आगे आते हैं, प्रथम ईरानी शासक कौन था, डेरियस प्रथम था। कौन था, डेरियस प्रथम था। आगे आते हैं, अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस के लिए प्रसिद्ध था, तो बुद्ध के विशाल प्रतिभा के लिए। बुद्ध के विशाल प्रतिभा के लिए, बुद्ध के विशाल प्रतिभा के लिए। आगे आते हैं, किसके सिक्के पर माती देवी उमा का नाम मिलता है, तो कुषाण शासक का। किसके सिक्कों पर माती देवी उमा का नाम मिलता है, तो कुषाण शासक। किसका मिलता है, कुषाण शासक। आगे आते हैं मित्रों, चतुर्भुज विष्णु के सिक्के किसने लिया, चलाए, किसने चलाए, किसकी बात कर रही है, चतुर्भुज विष्णु के सिक्के। विष्णु, उसपे क्या था, विष्णु था। और चतुर सिक्के किसने चलाया था, विसर। कौन था, विसर। कौन था, अयुविसी, विषय। बुध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ था, कनिष्क के। बुध का जो अंकन हुआ वो मेरा हुआ, आपको मेरा कनिष्क के। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रकार मिलता है, कार्तिकेय के। युद्धि सिक्कों पर किस देवता का चित्रकार मिलता है, कार्तिकेय। भारतीय और ईरानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से, किस शैली के, गंधार शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय किस शैली में जाना जाता है, गंधार शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था, कुषाण ने किया था। किसने किया था, कुषाण ने किया था। आगे आते हैं, कनिष्क का राजवेद, कनिष्क का राजवेद कौन था, चरक था। कनिष्क का राजवेद कौन था, चरक था। आगे आते हैं, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था, महायान बौद्ध संप्रदाय से। किससे था, महायान बौद्ध संप्रदाय से था। आगे आते हैं, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई, जिसका जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुई, शुंग वंश है। हत्या करके अपनाया और इसको हत्या करके भी अपनी राज हाथ से चला गया। भारत की यूनानी शासकों में किसकी समृद्धि भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, मीनांडर का। इसका, मीनांडर का। आगे थे, ठीक है। मुरत्तर विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणता, भारत आगमन, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक परिषद शासक, राजधानी विशेष। मतलब उसका शासक, वर्ष, आगमन, मूल निवासी कहाँ के थे, सर्वाधिक प्रतिशत शासक कहाँ से, और राजधानी। देखिए, हिन यौवन कौन थे, हिन यौवन कौन है, हिन यौवन कौन हो गया भाई, हिन यौवन। हिंद यौवन जो थे 190 ईस्वी में आया, कहीं ना कहीं काबर में मिलेगा, 91। विक्टोरिया अफगानिस्तान के निवासी थे। मिनांडर मिलंगर साकार, ठीक है, इस समय प्रसिद्ध हुआ, वर्तमान सियालकोट में आया। सक्सिथियन 90 ईसा पूर्व में, सीरिया ईरान के थे। नपहान पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र में प्राप्त उल्लेख तथा सतवाहन अभिलेखों में उल्लेख है, ठीक है। कहाँ उल्लेख है, सतवाहन उल्लेख या उल्लेखों में उल्लेख है। आगे आते, पार्थियन कौन सा हो गया, पार्थियाई, पहलव, पहली सदी ईसा पूर्व के अंत, पार्थियन ईरान, कोंडो परजिनी, विक्राम, पाकिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण या यूची, ठीक है, 15 ईस्वी में चीनी तुर्क स्थान था, तुर्की स्थान था। कनिष्क फेमस था। आगे उज्जैन, वर्तमान उज्जैन, और पुष्प वर्तमान पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम, हिंदी युवन। देखो अभी तक कभी कभी बीपीएससी सिविल में आक्रमणी कारण का क्रम बता देगा, विदेशियों का था हिंदी यौवन शक, हिंदी यौवन शक, पल्लव और कुषाण। ये आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। ये पूरा एकदम माइंड में सेट करो।
भगत सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला श्रेय कुषाण को जाता है। शासक था उस समय भीम कैडफिसस को दिया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग देखे हैं मुरत्तर काल का। आगे आते हैं, अब कल से जो हम लोग क्लास करेंगे, कल से जो क्लास होगी मेरी, ठीक है, कल से जो क्लास होगी, आज हम लोग क्या देखे हैं, मौर्य साम्राज्य, मुरत्तर काल। कल से हम लोग देखेंगे गुप्ता काल। कौन सा काल देखेंगे? गुप्ता काल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।